अनकही मोहब्बत पार्ट 6। दादी क्यों नहीं, मैं ज़रूर इन्हें नासिक घुमाऊंगी। फिर देव की तरफ देखकर प्यार से बोली, आप चलेंगे ना मेरे साथ घूमने के लिए। देव तो ये देखकर हैरान था। वो खुद से बोला, आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है और ये इतनी जल्दी कड़वे करेले से मीठी मिश्री कैसे बन गई। देव के दिमाग में पलक को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिर वो इस बात को साइड करता है। वही राजस्थान में तारा जी, मोहिनी जी और दादाजी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां पर अभय जी और नरेंद्र जी आते हैं। अभय जी ये देखकर बोले, क्या बातें चल रही है यहाँ पर, हमें भी तो बताओ कोई। ये दोनों अब जाकर अपनी वाइफ के पास बैठ जाते हैं। तारा जी अभय जी की तरफ देखते बोले, हम लोग ये सोच रहे थे कि अधीर की शादी तो हो गई, लेकिन अभी तक हमने उसकी शादी का रिसेप्शन नहीं रखा, तो हमें पहले वो कर लेना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि उनकी नई हुक्मरानी सा आ चुकी है। अभय जी ये सुनकर कुछ सोचने लगते हैं, फिर बोले, हाँ ठीक है, तो फिर पार्टी कब है। 3 दिन बाद, तारा जी बोली। तभी नरेंद्र जी बोले, 3 दिन में सारी तैयारियां कैसे होगी, और फिर सभी लोगों को इनवाइट भी तो करना पड़ेगा। मोहिनी इस पर स्माइल करते हुए बोली, आप सब इसकी चिंता ना करिए, क्योंकि मेहमानों को हमने पहले ही इनवाइट कर लिया है और बाकी की सारी तैयारियां भी हो जाएगी। ये सुनकर अभय और नरेंद्र जी स्माइल करते हैं। अभय जी बोले, जब तक आप दोनों हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। तारा जी और मोहिनी जी भी ये सुनकर स्माइल करती है। दादाजी बोले, तो अब इस पार्टी की सारी जिम्मेदारी आप दोनों की। पार्टी? कैसी पार्टी? दरवाजे से आवाज आई। वो सभी अब उस तरफ देखते हैं जहां पर अधीर अपने हाथ में कोट पकड़े खड़ा था। अधीर को देखकर मोहिनी जी बोली, अधीर बेटा, अच्छा तुम आ गए, आकर बैठो यहाँ। अधीर आकर सोफे में बैठते बोला, काकी सा यहाँ पर किस पार्टी की बात चल रही है। मोहिनी जी बोली, तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी। अधीर ये सुनकर दादाजी की तरफ देखता है। दादाजी बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा राजस्थान ये जाने कि उनकी नई हुक्मरानी सा आ चुकी है। अधीर ये सुनकर कुछ सोचने लगता है और वो अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, आप सबको जैसा सही लगे वो आप लोग कर सकते हैं। अधीर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वही कमरे में राधिका बेड में लेटकर आराम से अपना फ़ोन चला रही थी। जैसे ही उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। राधिका देखती है अधीर आया, लेकिन अधीर उसकी तरफ देखे बिना ही जाकर अपने क्लोजेट से अपने कपड़े निकालता है और वहीं पर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। वो खुद से बोली, आखिर आदमी चाहता क्या है, इसे शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े बदलने में। राधिका के सोचते तक अधीर अपनी शर्ट उतार चुका था। राधिका जब अधीर की बॉडी देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया था। राधिका खुद से बोली, आखिर ये डेविल ऐसा क्या खाता है जो इसकी इतनी खतरनाक बॉडी है। ऐसी बॉडी तो मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी, लेकिन आज ये। बोलते हुए राधिका का गला सूख जाता है, लेकिन फिर तभी एकदम उसे होश आता है और वो अपने सर को झटकते बोली, राधिका तू ये सब क्या सोच रही है, ये सब गलत है। हमें किसी को ऐसे कपड़े बदलते नहीं देखना चाहिए। राधिका अपनी आंखें अपने हाथ से बंद कर लेती है, लेकिन फिर छुप छुप कर उसे देख रही थी। वही अधीर, जिसे इस बात का पता नहीं था कि राधिका उसे देख रही है, अपने पैंट भी खोलने लगता है और उसे आधे निकाल भी चुका था। तभी एकदम से राधिका चिल्लाई, आप बंद करो इसे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े उतारने में। अधीर, जो राधिका की आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आ गया था, वो राधिका की तरफ देखता है जो अपने हाथ से मुंह को ढककर चिल्लाया जा रही थी। अधीर ये देखकर खुद को देखता है। अधीर अब जल्दी से अपनी पैंट को पहनता है और राधिका के पास जाते उस पर गुस्सा करते बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम यहाँ पर हो। राधिका अधीर पर गुस्सा करते हुए बेड से नीचे आई। वो बोली, अच्छा और तुम्हें अपने मन से नहीं लगता कि बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करो। वो दोनों ही एक साथ आगे आए थे। वही जल्दी में अधीर का पैर कारपेट में फंस जाता है और वो लड़खड़ाकर सीधा राधिका के ऊपर गिर जाता है, जिससे राधिका इस वक्त अधीर के नीचे दबी हुई थी और वो दोनों बहुत करीब थे। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था जो इन दोनों के समझ के बाहर था। अधीर के इतने करीब होने से राधिका को एक अलग सी बेचैनी सी हो रही थी। वही अधीर की नज़र राधिका का मासूम से फेस पर थी। वो बिना पल के झपकाए राधिका को देखे जा रहा था। वो अपने मन में बोला, मैं भी ना पूरा पागल था जो अपनी ही शादी में नहीं गया। अधीर को अभी इस बात पर पछतावा हो रहा था। वही राधिका अधीर को देखते हुए बोली, आपको कोई दौरे औरे आते हैं क्या, जो आप जब देखो तब गिरते पड़ते रहते हैं। अधीर की ये बात सुनकर दोनों भवें आपस में जुड़ जाती है। वो राधिका को घूर कर देखता है। तभी राधिका उससे बोली, आप कितने भारी है, हटिए मेरे ऊपर से, नहीं तो मेरी चटनी बन जाएगी। अधीर ये सुनकर राधिका को छोड़ते बोला, अच्छा जी, अब तुम मेरा वजन नहीं उठा पा रही, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे पटका था तब तो मैं भारी नहीं लगा। राधिका ये सुनकर घबरा जाती है और अधीर से अपनी नजरें चुराने लगती है।
अधीर के फेस में ये देखकर स्माइल आ जाती है। अधीर बोला, बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये बात अधीर राधिका के पास जाकर कान में बोलता है, जिससे राधिका अंदर तक सिहर उठती है। अधीर का राधिका के यूं पास आना अब राधिका को भी अच्छा लगने लगा था। दोनों अभी ऐसे ही थे कि तभी बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस के जैसे दरवाज़ा खोलते हुए नंदिनी कमरे के अंदर आ जाती है। भाई भाभी सा चलिए, खाना तैयार है। लेकिन इसके आगे की बात बोलना वो भूल ही जाती है जब उन्हें इस हालत में देखती है। नंदिनी ये देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देख रही थी, लेकिन फिर जल्दी ही अपना फेस दूसरी तरफ करके हाथ उठाकर बोली, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राधिका और अधीर दोनों ही नंदिनी को देखकर घबरा गए थे। नंदिनी जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अधीर उसे भारी लग रहा है, अब उसी राधिका में फिर से अधीर को धक्का देकर बेड से नीचे पटक दिया था। अधीर तो बस हैरानी से अपनी पत्नी को देख रहा था कि वो कैसे उसे बार बार यहाँ वहाँ पटक रही है। राधिका जल्दी से खड़ी होकर नंदिनी से बोली, नंदिनी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो बस गलती से बेड में गिर गए थे। फिर अधीर को देखते हुए, अब बोलो ना कुछ। अधीर, मैं क्या बोलूँ, तुमने तो पहले ही मुझे बेड से नीचे गिरा दिया है। नंदिनी भी अब पीछे पलटकर बोली, भाभी साहब, आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं तो बस आप दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। और फिर वो अधीर को ऐसे देखकर हंस के बोली, और आप भाभी से बच कर रहा करो, नहीं तो पता नहीं किसी दिन आपके हाथ पैर टूटेंगे। और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके जाते ही राधिका अधीर को सफाई देते हुए, देखिए मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि आपके पैर टूटे। अधीर ये सुनकर अपनी भवें चढ़ाकर बोला, सच में? लेकिन तुम्हारी हरकतें तो ऐसी ही है कि मैं कभी बाप ही ना बन सकूं किसी दिन। राधिका अधीर के इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। वो चिढ़ते हुए बोली, आपसे ना बात करना ही बेकार है, और फिर उसे वैसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद अधीर खुद से बोला, यार मैंने इसमें गलत क्या कहा, सब सही तो बोला। बाहर नंदिनी तारा जी और मोहिनी जी को हंस हंस कर सब कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर वो दोनों भी हंस रही थी। लेकिन फिर तारा जी नंदिनी से बोली, नंदिनी, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें रूम का डोर नॉक करके अंदर जाना चाहिए था। नंदिनी बोली, सॉरी बड़ी माँ, आगे से मैं याद रखूंगी। मोहिनी जी बोले, हाँ, क्योंकि अब तुम बच्ची नहीं हो और फिर जल्दी तुम्हारी शादी भी तो होनी है, इसीलिए अभी से सब कुछ सीख लो। अपनी शादी का सुनकर नंदिनी चिढ़ते हुए बोली, क्या माँ, अब आप मेरी शादी के पीछे पड़ गई। राधिका भी अब वहाँ पर आ जाती है। वो नंदिनी के सामने थोड़ी शर्मा रही थी। तभी मोहिनी जी राधिका से बोली, राधिका बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे, ये कैसे शादी के लिए मना कर रही है। राधिका ये सुनकर बोली, अच्छा लेकिन वो क्यों। नंदिनी बोली, ऐसा नहीं है भाभी साहब, आप ही बताइए, अभी अभी तो आप यहाँ पर आए हैं और आपको छोड़कर कैसे ऐसे यहाँ से मैं चली जाऊँ। राधिका बोली, हाँ ये बात तो है। अच्छा जी, यदि ये बात है तो फिर हमारे प्यारे अंश जी का क्या होगा। अंश का नाम सुनकर नंदिनी की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसे जाते देखकर राधिका कंफ्यूज थी। वो सवालिया नजरों से नंदिनी को जाते हुए देख रही थी। फिर वो तारा जी से बोली, माँ ये अंश कौन है। तो इस पर तारा जी बोली, बेटा वो हमारे होने वाले इस घर के दामाद है, जिसकी हमारी नंदिनी से शादी होनी है। ये सुनकर तो राधिका खुश हो जाती है। खुश होते हुए बोली, इसका मतलब नंदिनी की शादी, फिर तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। फिर तारा जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, माँ मुझे थोड़ा और बताइए ना अंश जी के बारे में। मोहिनी जी बोली, हमें लगता है हमारे बताने से अच्छा तुम खुद ही उससे मिल लो। राधिका बोली, वो कैसे। तो मोहिनी जी बोली, क्योंकि वो रिसेप्शन पार्टी में आ रहा है। राधिका, किसकी रिसेप्शन पार्टी। तो मोहिनी जी बोली, तुम्हारी और किसकी, अधीर ने तुम्हें नहीं बताया क्या। राधिका इस पर हंसकर बोली, नहीं उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर अपने मन में अधीर को गुस्सा करते हुए बोली, इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारी रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। पहले तो शादी में नहीं आया और अब इसके बारे में भी नहीं बताया। इन्हें तो मैं रात में बताती हूँ। धीरे धीरे अब सभी लोग आ जाते हैं, जिसके बाद सभी साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नंदिनी राधिका को अपने रूम में ले गई थी, जहाँ पर तारा जी और मोहिनी जी पहले से ही थी। वो सभी अब मिलकर रिसेप्शन के लिए प्लान बना रही थी। वही कमरे में अधीर यहाँ से वहाँ घूमते हुए घड़ी में टाइम देखकर खुद से बोला, ये लड़की अब तक आई क्यों नहीं, आखिर ये रह कहाँ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पलक देव को रेडी होने का बोलती है। देव बोला, इस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं। तो पलक बोली, तुम भूल गए क्या कि दादी ने सुबह क्या बोला था, तुम्हें मसूरी घुमाने के लिए, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। देव बोला, हाँ लेकिन इतनी रात को। पलक इस पर देव को अजीब नज़रों से देखती है
और उससे बोली, जब एक लड़की होकर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें कौन सी परेशानी है। देव अपने मन में बोला, अच्छा लेकिन तुम्हारे अंदर लड़की वाली कोई गुण है भला। तभी उसे पलक की आवाज़ सुनाई दी, तुम चल रहे हो या नहीं। देव पलक को देखकर खुद से बोला, इसे देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि इसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है, नहीं तो बिना मतलब के ये मुझसे इतने अच्छे से बात करे, ये तो हो ही नहीं सकता। वहीं पलक वो मन ही मन खुश हो रही थी। पलक एक टेढ़ी स्माइल करते हुए खुद से बोली, चलो बेटा तुम मेरे साथ, तुम्हें अच्छा मजा ना चखाया ना तो मेरा नाम बदल देना। पलक के दिमाग में इस वक्त इतनी बड़ी खुराफात चल रही थी ना, जिसके बारे में देव सोच तक नहीं सकता था। देव अब रेडी होने के लिए चला जाता है। नीचे आकर देखता है तो पलक पहले से रेडी होकर खड़ी थी। रेड कलर के टॉप और ब्लैक स्कर्ट में पलक कमाल की लग रही थी। देव तो उसे बस देखता ही रह गया था। पलक का भी कुछ यही हाल था। ब्लैक टी शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट में देव एकदम कतई जहर लग रहा था। उसे ऐसे देखकर तो कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार जाए। थोड़ी देर देव को देखने के बाद पलक अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और खुद से बोली, मुझे इस लड़के के चाम में नहीं आना। टेढ़ी स्माइल के साथ खुद से बोली, लेकिन आज इसका यही चाम मेरी बहुत कमाई करवाने वाला है। अब पलक के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ भी है वो बहुत चल खतरनाक रहा है। देव पलक से बोला, चले। पलक एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल के साथ हाँ बिल्कुल। फिर दादी से बोली, दादी हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो इसीलिए आप लोग हमारी चिंता मत करना। देव भी बोला, जी दादी मैं पलक का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर दादी स्माइल करती है, लेकिन फिर अपने मन में बोली, उसका ध्यान तो तुम रख लोगे लेकिन तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, पता नहीं आज ये लड़की क्या कांड करने वाली है। दादी ये बात इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो अपने पोती को बहुत अच्छे से जानती है। दादी जी पलक से बोली, पलक याद रहे देव हमारा मेहमान है, इसीलिए उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। देव एक टेढ़ी स्माइल के साथ अपने मन में बोला, दादी भी बिना बात के परेशान हो रही है, आखिर एक लड़की मेरा क्या बिगाड़ सकती है। पलक भी उसे देखकर अपने मन में बोली, बेटा तुम बस चलो तो फिर देखना कि एक लड़की तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ सकती है। दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर ड्राइवर कार लेकर पहले से खड़ा था। पलक ड्राइवर से कार की कीज़ लेते हुए उससे बोली, काका आज ड्राइव मैं करूँगी। ये बोलकर वो जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है, जिसके बगल में देव बैठा था। कार में बैठते ही पलक किसी को फ़ोन से मैसेज करती है, आर यू रेडी। सामने से रिप्लाई आया, यस। जिसे पढ़ते ही पलक देव की तरफ देखते अपने मन में बोली, बेटा तुमने कल मुझे बिना कपड़ों के देखा था ना, देखना आज मैं तुम्हारे सारे कपड़े ना निकलवा दी तो। वो बोलकर वो स्पीड से कार को रोड पर भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ अलीर कमरे में राधिका का वेट कर रहा था। वो खुद से बोला, यार क्या ये लड़की कभी टाइम पर कमरे में नहीं आ सकती, पता नहीं कहाँ बैठ कर रह जाती है। अधीर ये बोलते हुए कमरे से निकलता है और सीधे नंदिनी के कमरे के बाहर पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था, अच्छे से जानता था कि राधिका वहीं मिल सकती है। अधीर जाकर सीधा कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और बोला, यार तुम कभी टाइम पर कमरे में नहीं आ सकती क्या, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो सामने हैरान रह जाता है, क्योंकि तारा जी, मोहिनी जी और नंदिनी तीनों ही उसे हैरानी से देख रही थी। अधीर वहाँ चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है, लेकिन राधिका वहाँ पर नहीं थी। अधीर अब अपनी आंखें बंद करके खुद से बोला, अधीर तू देख कर नहीं बोल सकता। अधीर बोला, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, मुझे लगा था कि वो यहाँ पर है। मगर अधीर की बात पूरी होने से पहले ही उसके कानों में आवाज़ आई, मैं कैसी लग रही हूँ। अधीर आवाज़ की तरफ पलट कर देखता है, जो कि नंदिनी के चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास से आ रही थी। अधीर तो वहाँ देखता है तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि इस वक्त राधिका ने एक बेबी कट ड्रेस पहनी हुई थी। ब्लैक कलर की उस ड्रेस में राधिका का गोरा बदन बिल्कुल चांदी के जैसे चमक रहा था। अधीर तो बस उसे देखता ही रह गया था। वहीं जैसे ही राधिका अधीर को देखती है तो देखकर शॉक रह जाती है। राधिका अपने आप को देखती है और फिर तुरंत ही भागकर चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। वहीं नंदिनी बोली, माँ भाभी उस ड्रेस में कितनी प्रीटी लग रही थी ना। राधिका, जिसकी धड़कनें बढ़ गई थी अधीर के सामने ऐसे जाने से, वो रोनी शक्ल बनाते हुए खुद से बोली, राधिका आखिर तूने ये ड्रेस पहनी ही क्यों, इससे अच्छा तो तुम मना कर देती। अब उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही अधीर, उसकी नज़र तो अब भी उसी दरवाजे पर थी। नंदिनी ये देखकर धीरे से मोहिनी जी से बोली, माँ लगता है भाई भाभी को ऐसे देखकर उन पर फ्लैट हो गए हैं, उनकी नज़र तो दरवाजे पर से नहीं हट रही। ये सुनकर तारा जी और मोहिनी जी दोनों ही अपना मुंह दबाकर हंसती है, लेकिन दोनों खुद को नॉर्मल करती है। तारा जी अधीर से बोली, अधीर तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो। अधीर दरवाजे की तरफ इशारा करती हुई, माँ वो राधिका। तारा जी थोड़ा गुस्सा करते बोली, तो क्या हुआ, आखिर वो भी लड़की है और सब कुछ पहन सकती है। उसकी शादी हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती।
अधीर बोला, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था माँ, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन अब तारा जी को कौन बताए कि राधिका को ऐसे देखकर अधीर के दिल में कैसे छुरियाँ चल रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसे घर में जैसा महसूस हो रहा है। राधिका को वैसे देखकर अधीर हॉट होने लगा था। वो तुरंत बोला, माँ मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अधीर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद तीनों हंसने लगती है। तीनों को ही अधीर की हालत के बारे में पता लग गया था। नंदिनी बोली, आज तो पक्का भाभी भाई से नहीं बचने वाली। मोहिनी जी भी हंसते बोली, हाँ सही कहा तुमने। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो वो तुरंत शांत हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, बस बहुत हो गई बातें, बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिनके बाद तारा जी भी वहाँ से चली जाती है। इधर राधिका की तो अब बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो खुद से बोली, मैं नहीं जाने वाली आज उस कमरे में, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी नंदिनी की आवाज़ आई, भाभी बाहर आ जाइए, सभी लोग चले गए हैं। राधिका, मैं नहीं आ रही बाहर, तुम झूठ बोल रही हो। नंदिनी, अरे सच्ची भाभी, गॉड प्रॉमिस, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब जा चुके हैं। राधिका, हाँ बस 2 मिनट रुको, मैं चेंज कर लूँ। भाभी आप इतनी जल्दी चेंज क्यों करने लगी, अभी तो मैंने आपको देखा तक नहीं है, प्लीज़ एक बार उसी ड्रेस में आ जाओ ना। राधिका बोली, नहीं ये ड्रेस मुझे बहुत अजीब लग रही है। नंदिनी की सुनकर रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, मेरी प्यारी भाभी, आप क्या मेरे इस बात को नहीं मानेंगी। नंदिनी राधिका को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिससे राधिका भी उसकी बात मानकर वैसे ही बाहर आती है। ब्लैक कलर की उस ड्रेस में राधिका कमाल की लग रही थी। ड्रेस उसके घुटनों के ऊपर तक थी, जिससे उसकी गोरी टांगें साफ़ी दिख रही थी और राधिका की गोरी बॉडी उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। राधिका ने अभी उसके हिसाब से हल्का मेकअप भी किया हुआ था। नंदिनी राधिका को देखकर उसकी तारीफ़ करते बोली, भाभी आप बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। यदि आप भाई के सामने ऐसे जाए ना तो वो अपना दिल निकाल कर अपने कदमों में रख देंगे। राधिका ये सुनकर शर्मा जाती है, लेकिन फिर नंदिनी से बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। नंदिनी बोली, नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। यदि आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप खुद उसे ट्राई कर सकती है। राधिका नंदिनी की बात को अवॉइड करती है और वापस चेंज करने जाने लगती है। नंदिनी बोली, भाभी आप ऐसे ही अपने कमरे में चली जाओ ना, भाई भी तो आपको देखे। आपको ऐसे राधिका को ये सुनकर अधीर की याद आ जाती है। वो उसे कैसे देख रहा था। वो तुरंत खुद से बोली, ना बाबा, मैं बिल्कुल भी इस ड्रेस में उनके सामने नहीं जाने वाली। अभी तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी खा जाते। तो पता नहीं कमरे में मेरे साथ क्या होगा। ये सब सोचते हुए राधिका के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे, जिसे नंदिनी भी देख लेती है और देखकर स्माइल करती है। राधिका आप चेंज करने के लिए चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद नंदिनी के फेस में एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वो अपने फ़ोन में देखती है, जिससे उसने राधिका से छिपकर कुछ फ़ोटो ले ली थी। नंदिनी फ़ोटो को देखते हुए खुद से बोली, अब आएगा मज़ा। वही अधीर अपने कमरे में आता है, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो कमरे में आकर तुरंत एसी की स्पीड बढ़ाता है और अपने शर्ट की बटन खोलते हुए बोला, किसी दिन ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अधीर अपनी शर्ट खोलकर अपने हाथ पैर पसार कर बेड में पसर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों के सामने सिर्फ राधिका ही घूम रही थी, वो भी उसी ड्रेस में। दूसरी तरफ पलक देव को शहर के बीचों बीच एक जगह पर लेकर आती है। देव उसे देखते बोला, ये हम कहाँ आए हैं। पलक उसकी तरफ देखकर बोली, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। पलक कार से निकल जाती है और एक बिल्डिंग के सामने जाकर रुक जाती है, जहाँ बहुत सारी लाइट जल रही थी। देव अपना सर उठाकर ऊपर देखता है, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मून लाइट क्लब। देव बोला, ये तो क्लब है ना। पलक बोली, तो तुम्हें क्या लगा कि कहाँ जा रहे हैं। देव कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है, जिससे कुछ लड़कियां बाहर आती है। वो आकर पलक के गले मिलती है। पलक भी उन सभी से ऐसे मिल रही थी जैसे वो सभी बहुत क्लोज फ्रेंड हो। एक लड़की देव को देखती है, पलक से बोली, यार पलक, ये लड़का कौन है। पलक देव का हाथ पकड़कर उस लड़की से बोली, ये देव है, हमारा गेस्ट। ये सुनते ही वो लड़की अजीब नज़रों से देव को देखने लगती है, क्योंकि देव उसे पसंद जो आ गया था। वही पलक बोली, गाइस तुम सब यहाँ पर क्यों खड़ी हो, चलो हम अंदर चलते हैं। कम देव और उसे अपने साथ ले जाती है। क्लब के अंदर हल्का हल्का अंधेरा था और वहाँ पर कई सारे लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे और उन सभी के ऊपर डिस्को लाइट पड़ रही थी। देव पलक को देखकर अपने मन में बोला, इसे देखकर मुझे लगा नहीं था कि इसे ये सब शौक भी होंगे। खैर मुझे क्या, मुझे तो एंजॉय करना चाहिए, वैसे भी बड़े दिनों बाद मुझे क्लब आने को मिला है। देव इससे खुश था। वो सब भी अब डांस करने के लिए फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ सभी साथ में डांस करने में बिजी थे। तो वही लड़कियां देव से बहुत चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देव उन्हें भाव तक नहीं देता। देव की नज़र तो कहीं और ही थी। पलक हाथ उठाकर डांस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका टॉप ऊपर को चढ़ जाता था और उसकी पतली कमर दिखने लगती है। पलक की
पतली कमर को देखकर तो देव की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो तो बस उसकी कमर को देखे जा रहा था। पलक जब देव को देखती है तो वो खुद से बोली, आखिर ये लंगोट नीचे क्या देख रहा है। पलक उसकी नज़रों का पीछा करती है। जब वो देखती है कि उसकी नज़र कहाँ पर है तो उसे देव पर बहुत गुस्सा आता है। पलक गुस्से में खुद से बोली, घटिया इंसान कहीं के, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना आज मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। पलक ये बोलते हुए डांस फ्लोर से बाहर बार काउंटर पर चली जाती है और वेटर से बोली, वेटर एक ऑरेंज जूस। ये सुनकर वहाँ बैठी एक लड़की हंसते हुए खुद से बोली, आखिर क्लब में आकर ऑरेंज जूस कौन मांगता है, छोटी बच्ची कहीं की, इसे तो अभी स्कूल में जाना चाहिए ना कि क्लब में। उस लड़की की बात सुनकर पलक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। पलक गुस्से से खुद से बोली, ये सब कुछ उस लंगूर की वजह से हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ पर आई, वरना ये बात सुनती ही नहीं। लंगूर, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, उस दिन की सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। देव अभी एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, तभी उसकी नज़र पलक पर जाती है। उसे देखकर देव उसके पास जाता है। पलक हंसकर बोली, तो फिर तुम्हें कैसा लगा यहाँ आकर। देव चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाते हुए बोला, हाँ सब ठीक ठाक है। ये सुनकर पलक की आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से से अपने मन में बोली, एक तो मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, यहाँ लेकर आई, पर अब भी इस आदमी को ये सिर्फ ठीक ठाक लगा। पलक बोली, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें कहीं और लेकर चलती हूँ। वो देव को अपने पीछे चलने का बोलकर आगे आगे जाने लगती है। देव अपने हाथ में ड्रिंक की गिलास लिए उसके पीछे चल रहा था। वो खुद से कहता, आखिर ये लड़की मुझे लेकर कहाँ जा रही है। पलक अब उस क्लब के दूसरे फ्लोर पर जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी जो कि टल्ली थी। उन सभी लड़कियों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बिगड़ी हुई है। वहीं उन लड़कियों को कुछ लड़के ड्रिंक भी सर्व कर रहे थे। पलक उन लड़कियों के पास जाती है और उनसे कुछ बात करती है। वही देव उसे देख रहा था। वो खुद से बोला, आखिर ये लड़की कैसी कैसी जगहों पर जाती है और किन किन लोगों से मिलते हैं, देव को पता नहीं, पर ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पलक उसकी तरफ देखकर एक जीत भरी मुस्कान करती है और उसे इग्नोर करते वहां से चली जाती है। देव ये देखकर हैरान था। वो खुद से कहता है, ये लड़की मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही है। तभी देव के फोन पे एक एसएमएस आती है, तुम्हें लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना बहुत शौक है ना, तो जाओ अच्छे से देखना सबको, ऑल द बेस्ट। देव को पलक के इस मैसेज का मतलब समझ में नहीं आता। आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, पता नहीं ये कहाँ की शैतानों की खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। देव ये बोलते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। लड़की देव की गर्दन में अपनी उंगली फिराते बोले, है हैंडसम, कहाँ जा रहे हो। देव उस लड़की के हाथ को खुद से दूर करते बोला, देखिए मैं यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ आया हूँ। ये बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और उससे बोली, लगता है तुझे पता नहीं है कि आज की रात तुम सिर्फ मेरे हो और आज तुम्हें मुझे खुश करना होगा। लड़की बोलते हुए देव के करीब जा रही थी उसे किस करने के लिए, लेकिन देव उसे खुद से दूर कर देता है और गुस्से में बोला, मुझसे दूर रहो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लड़की हंसते बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बिना खुश के यहाँ से जा सकते हो। अरे तुम्हारे लिए मैंने 20,000 दिए और आज तुम सिर्फ मेरे हो। देव को तो ये सुनकर झटका लगता है। वो बोला, क्या, उस लड़की ने मुझे यहाँ लाकर बेच दिया है, वो भी सिर्फ 20,000 में। क्या मेरी वैल्यू इतनी कम है। देव को तो अब पलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करता हूँ, और पैसे देकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बोली, तुझे क्या लगता है मुझे पैसों की कोई कमी है। देव बोला, देखो उस लड़की ने ये सब छोटा सा मजाक किया और कुछ नहीं, लेकिन वो लड़की कहाँ सुनने वाली थी देव की। वो चिल्लाते बोली, गर्ल्स ये लड़का आज रात के लिए मेरा है और मैं इसे तुम सबको देती हूँ, तुम लोग इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। लड़कियां जैसे ही ये बात सुनती है तो देव को चारों तरफ से देखती है और इसकी हैंडसमनेस देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी और सभी उसको पाना चाहती थी। वो सभी लड़कियां अब देव के ऊपर टूट पड़ती है। बेचारा देव इतनी सारी लड़कियों से खुद को बचा तक नहीं पा रहा था। और आज एक लड़की की वजह से उसकी सारी इज्जत लूट गई थी। लड़कियों ने उसे किस कर करके अपनी लिपस्टिक से लाल कर दिया था। वही बाहर पलक मस्त आराम से बैठी ये सब सोचकर हंस रही थी कि अंदर देव का क्या हाल हो रहा होगा। तभी देखती है कि देव अपना लाल मुंह लिए वहां से बाहर निकल आ रहा था। उन लड़कियों ने देव को सिर्फ किस किया था, उसे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि उसने उन्हें उसके बदले में पैसे दे दिए थे। पलक जैसे ही देव को देखती है तो उसकी तो हंसी ही छूट जाती है। वही देव अब गुस्से से घूर रहा था। देव को पलक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पलक हंसते हुए देव से बोली, आया मजा, इतनी सारी लड़कियों के साथ आज के बाद कभी मुझसे पंगा नहीं लोगे। देव जो पहले से गुस्से में था वो पलक को ऐसे उस पर हंसते देखकर पलक को पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। पलक तो देव के इस एक्शन से शॉक रह जाती है। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वो देव से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। देव अब उसे किस करते हुए ही वही सोफे में लिटा देता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर करके पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। देव की किस बहुत ही वाइल्ड होती जा रही थी।
जिससे पलक को तकलीफ हो रही थी। वहां आसपास मौजूद लोग ये सब देख रहे थे और होटिंग कर रहे थे। पलक भी अब देव से हार मान चुकी थी। वही अब सांस लेने में दिक्कत होने पर देव पलक को छोड़ देता है, जिससे अलग होते ही पलक जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वही देव बोला, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें अभी इन सभी केसेस का बदला चुकाना पड़ेगा जितने निशान मेरे शरीर में है। देव भी बोलकर वहां से चला गया। पलक भी गुस्से से अपनी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। पलक देव को लिए बिना ही अकेले घर चली जाती है। वहीं देव एक सुनसान सड़क में बैठकर बच्चों के जैसे रो रहा था। आखिर वो लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उनसे उन जंगली बिल्लियों को मुझे बेच दिया। उन सभी लड़कियों ने मेरी इज्जत ही लूट ली। देव जिसे इस वक्त दारू का नशा भी था, वो अपने साथ हुए इस हादसे को लेकर रोए जा रहा था। देव अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ अधीर राधिका के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। अधीर अपने फोन की तरफ देखते हुए, इस वक्त कौन परेशान कर रहा है? अधीर जब नाम देखता है तो बोला, लगता है ये वहां पर जाकर ज्यादा ही खुश है। अधीर कॉल उठाकर बोला, बोलो क्या हुआ? लेकिन दूसरी तरफ देव रोने लगा और रोते हुए बोला, भाई आज मेरी सारी इज्जत लुट गई। उन लड़कियों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये बोलकर देव फिर से रोने लगा। अधीर अब अपनी कड़क आवाज में बोला, ये सब क्या बोल रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू? वहां जाकर तू सस्ते नशे करने लगा है क्या, जो ये सब बकवास कर रहा है? मैंने कोई नशा नहीं किया भाई, उस लड़की ने मुझे 20,000 में बेच दिया। और रोने लगा। अधीर देव की बातों से इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से से बोला, साले जब तेरा नशा उतर जाए ना तब मुझसे बात करना। और कॉल काट देता है। ये देखकर देव फोन को देखते हुए बोला, एक ही तो दोस्त था मेरा, उसने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वही पलक गुस्से से ड्राइव करते हुए जा रही थी और देव को गाली देते हुए बोली, साले कुत्ते की हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की? आखिर वो खुद को समझता क्या है? देखना, यदि वो दोबारा मेरे सामने आया ना तो मैं उसे गंजा करके छोड़ दूंगी। पलक ऐसे ही देव को तरह तरह की गालियां दिए जा रही थी। वही अधीर खुद से बोला, लगता है इसे पागल खाने भेजना पड़ेगा, साले का दिमाग खराब हो गया। आखिर एक लड़की कैसे किसी लड़के को बेच सकती है? अब अधीर को कौन बताए कि ये कलयुग है और यहाँ पर सब कुछ होता है। राधिका नंदिनी से बोली, नंदिनी क्या आज मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं? नंदिनी ये सुनकर कुछ सोचने लगी। वो बोली, नहीं यार, यदि भाभी यहाँ पर रुकी तो भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं ये खतरा नहीं उठा सकती, बिल्कुल भी नहीं। और राधिका से बोली, भाभी मैं ना आपको सुला लेती, लेकिन सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये बोलकर राधिका को कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद करते बोली, आप अपने कमरे में जाओ, भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर ड्रेस भी नंदिनी की तरफ फेंक देती है और कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है। राधिका ये देखकर हैरानी से खुद में बोली, इस ड्रेस का मैं क्या करूं? अंदर से आवाज़ आई, पहनकर भाई को इम्प्रेस करो। राधिका को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो अपने कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। राधिका धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, मैं इतना क्यों डर रही हूँ? मैंने कौन सी कोई चोरी की है? मासा और काकीसा के बोलने पर मैंने वो ड्रेस पहनी थी। राधिका खुद को हिम्मत दिलाकर अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। वो पीछे पलटती उससे पहले ही अधीर उसे पीछे से आकर हग कर लेता है। अधीर के एकदम से आ जाने से राधिका की धड़कनें बढ़ गई थी और उसका गला भी सूख गया था। वो राधिका डरते हुए धीरे से बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? अधीर राधिका के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोला, वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। राधिका का दिल उछलने लगता है। वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले अधीर अपनी गर्म होठ राधिका की गर्दन पर रख देता है, जिससे राधिका पर भी मदहोशी छाने लगी थी। अधीर गर्दन पर किस करते बोला, मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पा रहा। ये बोलते हुए अधीर राधिका को अपनी तरफ घुमा लेता है। राधिका की आंखें इस वक्त बंद थी और होंठ फड़फड़ा रहे थे। राधिका की साड़ी का पल्लू भी अभी थोड़े नीचे सरक गया था, जिससे अधीर की नज़र सीधे राधिका के गोरे सीने पर जाती है, जिसे देखकर तो वो अब पूरी तरह से दीवाना हो गया था। वहीं आज राधिका भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अधीर राधिका के कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके रसीले होठों को चूसने लगता है, जिसमें राधिका भी उसका साथ दे रही थी। अधीर को चूमते हुए कब राधिका का हाथ उसके सर पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला। राधिका अधीर को किस करते हुए उसके बालों के साथ साथ खेल रही थी। अधीर को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते हुए राधिका को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी साड़ी उसके बदन से अलग हो गई थी। अधीर अब उसे बेड पर ले जाकर किस करने लगता है। दोनों ही बेकाबू होकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। करीब 15 मिनट किस करने के बाद राधिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
उसकी सांस उखड़ने लगती है, जिससे अधीर उसके होठों को छोड़ देता है, लेकिन उसे किस करना नहीं। वो अब राधिका की गर्दन से होते हुए उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगता है। वहीं राधिका तेज तेज सांस ले रही थी, जिससे उसका सीना अप डाउन हो रहा था, जो कि अधीर को और भी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। जल्द ही वो दोनों बिना कपड़ों के बेड में थे और एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। दोनों के ही जिस्म अब एक हो चुके थे और उन दोनों के प्यार का साक्षी इस वक्त वो कमरा था, जिसमें उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। दोनों ही बड़ी शिद्दत से एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे। राधिका को अधीर का उसके इतना करीब आना एक अलग ही खुशी का एहसास करा रहा था, जो आज से पहले उसे कभी भी नहीं हुई। वो दोनों ही पूरी रात एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं, लेकिन इस बीच राधिका ने एक बार भी अपनी आंखें खोल कर नहीं देखी थी, क्योंकि उसे शर्म लग रही थी। अधीर अभी भी राधिका के ऊपर था और उसकी सिसकियां सुन रहा था, जो उसे और भी पागल कर रहा था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें।